जय साईं राम आप सभी लोगों को। आज हमारी वैदिक प्रेड टू क्लास का दूसरा दिन है। जैसे कल हम आपको बेसिक बहुत सारी चीज बताए थे, आज भी बेसिक ही बताएंगे। कल से हम प्रेड टू एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी पर्सन थोड़ा ध्यान रखे, अपना हैंड रेस मत कीजिए। आपके हैंड रेस से क्या होता है, फ्लो कम ज्यादा होता है। हम 5 दिन जो आपके सामने आए हैं, आपको बहुत सारी चीज सिखाना चाहते हैं। तो आप हमसे सहयोग कीजिए। आने 5 दिन में आप ध्यान रखिए कि अपना हैंड रेस मत कीजिए। जब तक हम लोग बोलते हैं, जब डाउट सेशन आएगा तो आप सब लोग हैंड रेस करके हम आपके डाउट का आंसर भी करेंगे। लेकिन थोड़ा शुरुआत है तो ध्यान रखिए। हाँ सर, चालू कीजिए। आप आपको नमस्कार सर। आपने दोबारा मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ठीक है। सर, थैंक यू। और आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा सर ने कहा ना कि हम बेसिक तो कवर करेंगे ही और प्रेडिक्टिव भी बताएंगे। तो मैंने इसीलिए इस कोर्स को बेसिक नहीं डिजाइन किया कि केवल मैं आपको राशि और ग्रहों के नाम बता दूं। जितनी चीजें मैंने प्लेनेट के बारे में कल बताई हैं, अगर आप थोड़ा सा उसको यूज करेंगे तो हर एक लाइन से प्रिडिक्शन निकलेगा। अच्छा। उसके बाद आज की क्लास ध्यान से सुने, क्योंकि प्लेनेट खत्म करने के बाद आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन का टेक्निक बताऊंगा। वो टेक्निक ऐसा होगा कि 100 to 200% काम करेगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो टेक्निक कभी फेल हो ही नहीं सकता। फेल हो तभी हो सकता है कि आपने कोई गलती कर दी हो देखने में, अदरवाइज कभी नहीं फेल होगा। और इसी तरीके से कल भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल मैं आपको 1 सेकंड में आप कैसे किसी का चार्ट डिकोड कर सकते हैं वो टेक्निक भी बताऊंगा। तो बीच बीच में इसी तरह प्रिडिक्टिव टेक्निक आती रहेंगी, बहुत सारे प्रिडिक्शन के मेथड आपको मिलेंगे। ठीक। तो आज हम शुरू करते हैं जो हमारे बचे हुए प्लेनेट हैं उनको कवर करके। ओके। तो आज हम बचे हुए प्लेनेट कवर करके उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम सैटर्न की बात कर रहे थे। और इम्पॉर्टेंट बात ये, जिन लोगों ने कल नहीं भी ज्वाइन किया था, तो कल वाली जिन्होंने कल नहीं ज्वाइन किया और आज ज्वाइन किया, तो प्लीज कल की रिकॉर्डिंग जरूर सुने, क्योंकि ये कोर्स जो है 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और आप इसको ध्यान से इसलिए भी सुने कि बेसिक तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, प्रिडिक्शन के भी बहुत सारे मेथड आप सीख जाएंगे। वो प्रिडिक्शन के मेथड जो नॉर्मली आपको और कोर्सेज में नहीं मिलेंगे। और मैं इसलिए कह सकता हूँ, मुझे कम से कम 10 साल हो गए। तो कुछ वो टेक्निक है जो जल्दी कोई देता नहीं। वो होता है ना कि आप गए, अरे हम तो गए थे उनको दिखाने, उन्होंने एक झटके में बता दिया हमको, ऐसा हो इस तरह की चीजें। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप इस 5 डे की क्लास को अच्छे से सुन लेंगे तो आप मान चलिए आपको कभी बेसिक पे कोई कोर्स नहीं अटेंड करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसको फ्री क्लास की तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। नॉर्मली आप देखेंगे और फोरम पे, ये नहीं कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमने भी अटेंड किया है, तो क्या करते हैं फ्री क्लास के नाम पे एक दो टेक्निक दिया और उसको 2 घंटे तक घुमा रहे हैं। एक एक के क्वेश्चन लेके, एक एक का फीडबैक लेके पूरा 2 घंटे बिता दिया, 2 टेक्निक। आप देखेंगे पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर कंटेंट से ही भरा है। कोई इसमें टाइम पास नहीं हो रहा कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। तो ये 5 डे का जो भी क्लास होगा, पूरा का पूरा क्लास, हर एक लाइन आपके लिए यूजफुल होगा, उसमें कोई टाइम वेस्ट या टाइम पास नहीं होगा। तो आप लोग अगर इसे सीरियसली सुने, अपने नोट्स बनाए, पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन आपके अपने सर बनाए एक हुए मिनट। नोट्स। अब पीडीएफ हमने जैसे आपको प्रॉमिस किया था, रिकॉर्डिंग तो हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं। पीडीएफ पे हमने आज का और कल का दोनों दिन का टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आपके सबके ग्रुप में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी भेज दिया है, वहां आपको कल का पीडीएफ मिल जाएगा, आज का भी मिल जाएगा। हाँ सर। जी हाँ। तो पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन आप खुद उसको रिकॉर्डिंग को बार बार सुने और अपने खुद के नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेटर हो। और एक रिक्वेस्ट मेरा और भी है, हमारा यूट्यूब चैनल है जैसा सर ने कल बताया था, वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ रिकॉर्डिंग कंटिन्यू हर डे का अपलोड होता रहे। तो आप उसको सुन के क्वेश्चन करना है तो बल्कि आप वहाँ कमेंट सेक्शन में कर दें, मैं रिप्लाई दे दूंगा। उससे क्या होगा, क्लास का टाइम बच जाएगा। जो टाइम यहाँ क्वेश्चन आंसर में जाएगा, वो बल्कि मैं आपको पढ़ाने में यूज हो जाएगा। तो आपका भी टाइम बचेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज भी कर पाएंगे। तो जब वहाँ ऑप्शन है तो उसका यूज कीजिए, फायदा उठाइए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जो क्वेरी हो अपना दे दीजिए, मैं खुद ही उसको देख के रिप्लाई दे दूंगा उसको। वो ज़्यादा बेटर होगा और क्लास का ज़्यादातर टाइम हम यूटिलाइज कर पाएंगे पढ़ने और समझने में। तो इसीलिए पूरे 5 डेज की क्लास को सीरियसली लीजिए कि दोबारा कभी आपको बेसिक ना पढ़ना पड़े। क्लास अटेंड करके इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको 2-3 बार सुन के आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने कल प्लेनेट कवर किया था, मैं आगे बता दूं। बहुत सारे प्रिडिक्शन की टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, आज भी उसमें से एक दो बताऊंगा, कुछ कल बताऊंगा। राशियों के बारे में भी मैं बेसिक आपका कवर कर दूंगा।
रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं, वक्री ग्रह, उसको लेके काफी कंफ्यूजन रहता है, वो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। अस्त ग्रह जिसे हम कहते हैं कम्बस्ट प्लैनेट, उसको भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा कि कम्बस्ट प्लैनेट क्या होते हैं। ईस्ट देवता के बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ज्यादातर लोगों का ये है कि 5th हाउस में प्लैनेट बैठे हैं तो हमारा ईस्ट देवता होगा। ऐसा नहीं, वो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ये बेसिक का जितना पार्ट है। और आप रेमेडी के लिए भी बड़े परेशान रहते हैं कि किसका रेमेडी करें किसका ना करें। ये सारा जो कोर बेसिक है ना, वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और मजे लीजिए बस क्लास के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने कल कर लिया था। आज उसके आगे के प्लेनेट कवर करते हैं। सॉरी। तो हम ये कल प्लेनेट की लिस्ट देख रहे थे। सन के बारे में हमने पढ़ लिया था। श्री राम जी का पूरा स्टोरी आप समझेंगे तो आपको सन कैसे बिहेव कर रहा है आपके चार्ट में पता चल जाए, कैसे उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। सन जो है हमारे डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए श्री राम जी कितने डिसिप्लिन थे, ऐसे ही थोड़ी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा फॉलो करते हैं। तो आपको श्री राम जी का पूरा स्टोरी पढ़ लीजिए, आपको सन का स्टोरी पता चल जाए। और मैं आपको बता दूं कि जब हम अस्त ग्रह पढ़ेंगे, कम्बस्ट प्लैनेट, तो भी आप देखेंगे पूरे के पूरे अस्त ग्रह जो कम्बस्ट प्लैनेट होते हैं, उनका स्टोरी या प्रिडिक्शन बिल्कुल श्री राम जी की लाइफ से मैच करेगा। मून के बारे में हमने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण का जैसा बिहेवियर था वैसे ही मून का होता है, चंचल। चंद्रमा की स्टोरी हमने पढ़ी थी कि कैसे उनकी 27 वाइफ थी, उन्हें दक्ष प्रजापति ने फिर श्राप दिया। और क्या कहते हैं आपका, वो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को उन्होंने किडनैप किया था, आप देखेंगे। बाद में उसका भी उनको श्राप मिला। तो चंद्रमा वाले हाउस में हमें ये सीख मिलता है कि मन हमारा चंचल है, वो इच्छाओं में हमें फंसाएगा और हमें वो अच्छा भी लगता है। जिस हाउस में मून बैठ जाए, जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाए, उसके कारक देखिए, उसकी लॉर्डशिप देखिए, उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, वहां आप इमोशनली अटैच होंगे क्योंकि मन वहां जुड़ा रहता है। लेकिन आप समझ जाइए कि आगे चल के शुरुआत में तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी उस हाउस को लेके, बट आप अगर प्रैक्टिकल नहीं रहे तो आगे चल के वहां पे धोखा मिलेगा। ये मून का स्टोरी है। चंद्रमा के साथ यही हुआ था ना, वो उनका अपनी इच्छाओं पे कोई कंट्रोल नहीं था, डिजायर पे, बार बार श्राप मिलता रहा। कभी दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया, फिर क्या हुआ, देवगुरु बृहस्पति की जो वाइफ थी तारा, उनको उन्होंने किडनैप कर लिया, तो उसके बाद फिर से उन्हें श्राप मिला। गणेश जी से तो उन्हें श्राप मिला। तो क्या होता है ना, हमारी इच्छाओं की वजह से हम फंसते रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारी बुद्धि नहीं खुलती। आप देखिए इंसान का ये बिहेवियर होता है कि एक प्रॉब्लम आने के बाद ना, फिर वो उससे निकलने के बाद फिर वो खुद ही दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बस इसी में उसका पूरा लाइफ बीत जाता है। तो ये चंद्रमा का स्टोरी है। मार्स के लिए हमने पढ़ा था हनुमान जी के बारे में कि मार्स के आपका फोकस होता है, जहां मार्स होता है वहां बहुत फोकस्ड होते हैं, पूरा ध्यान उस पर रहता है। भाई हनुमान जी का पूरा फोकस था ना, उनको कह दिया गया लंका जला, लंका से पता करके आना, पता करके ही आए, कभी कोई काम छोड़ के नहीं आए। तो मार्स वाले हाउस में ऐसा ही होता है। मरकरी के बारे में हमने पढ़ा था, भगवान विष्णु का स्टोरी, बुद्ध अवतार से भगवान विष्णु के रिलेट करते हैं। उसी तरीके से वीनस के बारे में हमने पढ़ा था, शुक्राचार्य का स्टोरी। वीनस यानी शुक्र ग्रह के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया था कि वीनस यानी शुक्र ग्रह जिस हाउस में बैठा हो या जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, उस वहां पे आप साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाते हैं, कैसे ना कैसे करके अपना रास्ता ढूंढ ही लेते। भाई वीनस आपका रिलेशनशिप है ना, लव रोमांस रिलेशनशिप। आदमी देखिए लव अफेयर रिलेशनशिप हो, उसमें कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है, हर तरीका अपनाता है। इसीलिए आप देखिए जुपिटर और वीनस जिसके चार्ट में साथ में हो, वो इंसान क्या होगा, या एक दूसरे को देख रहे हो सातवीं दृष्टि से, दृष्टि आगे हम समझेंगे,
आमने सामने हो या साथ में हो, वो इंसान का एडवाइस बड़ा लॉजिकल होता है, उस इंसान का विजन बहुत अच्छा होता है। दो लोग, एक जिनके चार्ट में जुपिटर और सैटर्न साथ में हो, बृहस्पति देव और शनि देव, या जुपिटर और वीनस, गुरु और शुक्र देव, ऐसे दोनों इंसान के एडवाइस बहुत अच्छे होते हैं, इन लोगों का विजन बहुत अच्छा होता है। बस एक प्रॉब्लम होती है, इनका एडवाइस खुद के लिए नहीं काम करता, लेकिन दूसरे जिसको एडवाइस देंगे उसका भला हो जाएगा, जिसके चार्ट में जुपिटर सैटर्न है, जुपिटर वीनस। और खासकर जुपिटर वीनस वाले ना तो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे, ये नहीं कहेंगे कि अच्छा कोई प्रॉब्लम है जाओ मंदिर में बैठ के पूजा करो। वो यंत्र मंत्र तंत्र साम दाम दंड भेद जैसे काम हो सकता है वो प्रैक्टिकल रास्ता आपको बताएंगे। या इसी तरीके से वीनस जिस हाउस में बैठ जाए वहां पे आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेके जाओ। क्यों? क्योंकि आप शुक्राचार्य का स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे देवताओं के गुरु थे बृहस्पति देव, दैत्यों यानी राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य बृहस्पति देव से ज्यादा ज्ञानी थे, उनके पास मृत संजीवनी का ज्ञान। और जब ये दोनों लोग एक ही आश्रम में शिक्षा ले रहे थे ना, तो जो देवगुरु बृहस्पति के पिता थे उनको लगता था कि ये शुक्राचार्य के पास ज्ञान ज्यादा होगा, तो हमेशा उन्हें दूसरे कामों में उलझाए रखा, ये मेरे बेटे से ज्यादा ना सीख जाए। लेकिन फिर भी कैसे भी करके वो सीख ही जाते थे। और एक बार क्या हुआ, इनके पास मृत संजीवनी का ज्ञान था शुक्राचार्य के पास, तो ये क्या करते थे, जो भी राक्षस मर जाए उसको जिंदा कर लेते थे। तो देवताओं ने भगवान शिव जी से इनकी शिकायत की कि भाई इस तरीके से तो राक्षस कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो शिव जी क्या किया, हार के उन्होंने क्या किया, इनको अपने मुख से पेट के अंदर ले लिया। तो अब आप देखिए क्या हुआ, ऐसे में अगर आप समझेंगे कि कोई मुसीबत आए तो इंसान घबरा जाता है। उन्होंने उनके अपने पेट के अंदर ले लिया जब शिव जी ने, तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने कुछ कोशिश की हो, इन्होंने वहां भी दिमाग लगाया, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच। ये क्या करने लगे शुक्राचार्य, शिव जी के पेट के अंदर बैठ के वहां तपस्या प्रारंभ कर। अब जब तपस्या प्रारंभ कर दी तो मजबूरी हो गया, शिव जी को उनको निकालना पड़ा, दर्शन देना पड़ा, वरदान भी देना पड़ा। कि मतलब वीनस जो होता है बहुत एनालिटिकल है, तो जिस हाउस में वीनस बैठेगा ना वहां आप हर तरीका अपनाएंगे, साम दाम दंड भेद सब। जैसे इस चार्ट में वीनस 8th हाउस में, तो इन लॉस को लेके कोई प्रॉब्लम होगा तो ये लेडी साम दाम दंड भेद सब अपनाएगी, हर तरीका कि कैसे इन लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, या ससुराल में जो समस्या है। इस तरीके से आप समझ सकते। मान लेते हैं वीनस किसी का 10th हाउस में बैठ गया, कैरियर में वो सारा तरीके अपनाएगा, हर तरीका, अगर कैरियर में कोई समस्या आ रही इस तरीके से। सॉरी, वीनस हो गया, तो अब हम सैटर्न कर रहे थे। तो मैंने कल कुछ बात बताया भी था सैटर्न के बारे में। पहली बात तो सैटर्न आप देखेंगे, सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है कूर्म होता, कछुआ जो होता है कक्षप। तो सैटर्न का स्टोरी ये था कि जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो समुद्र मंथन में क्या किया था कि पूरे मंदराचल पर्वत को कूर्म के ऊपर रखा गया था, कछुए के ऊपर। तो अब इसका रिजल्ट क्या है, स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? ये सीख मिलती है कि पूरा समुद्र मंथन हुआ, किसी को अमृत चाहिए था, किसी को विष चाहिए था, लक्ष्मी जी निकली तो कोई ले गया, धनवंतरी निकले तो कहीं गए, सबको कुछ ना कुछ मिला, कामधेनु गाय मिली निकली तो कहीं गई, देवताओं राक्षसों ने सबने सब कुछ बांट लिया, बट कूर्म अवतार को कुछ नहीं मिला ना। जबकि असली मेहनत तो उसी ने की, पूरा का पूरा पर्वत उसके ऊपर रख के मंथन किया गया, उसको कोई अप्रिसिएशन या क्रेडिट नहीं मिला। तो शनि देव जिस भाव में बैठे होते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, या जिस भाव के स्वामी होंगे, मकर और कुंभ राशि के स्वामी है ना, तो जिस भाव में मकर और कुंभ राशि होगी वहां पे आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बट जल्दी आपको अप्रिसिएशन या क्रेडिट नहीं मिलेगा। उस भाव में आप सब कुछ करना चाहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि देव दूसरे भाव में बैठे, इंसान परिवार के लिए सब कुछ करेगा, बट फिर भी परिवार से उसे कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, कभी परिवार वाले तारीफ नहीं। अक्सर आपने सुना होगा सन और सैटर्न साथ में, सूर्य और शनि साथ में हो तो पिता पुत्र हैं, दोनों में नहीं बनती थी इसलिए सन सैटर्न साथ में होगा तो पिता से नहीं बनेगी।
लेकिन ये पूरी बात सही नहीं। सच ये है कि जो मैंने अभी कहा, सन सैटर्न साथ में होंगे ना, या सैटर्न आपका 9th हाउस में हो, 90 भाव या 90 भाव का स्वामी हो, तो इंसान, ऐसा इंसान बहुत कुछ करना चाहेगा अपने पिता की, बहुत इच्छा होगी उसकी करने की और कोशिश भी करेगा, बट वो कितना भी कर ले पिता से कोई अप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा। तो उसका रीजन ये कूर्म अवतार का स्टोरी। और शनिदेव क्या थे, वो एक पैर से लंगड़े थे, मतलब पैर से लंगड़ा के चलते थे। क्यों? क्योंकि रावण ने क्या किया था, उनके पैर पे प्रहार किया था वार, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम। तो आप ये समझे, जिस हाउस में सैटर्न बैठा होता है या जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, वहां पे आपकी गाड़ी ना ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के ही चलती है, वहां पे आप खिसक खिसक के चलते हैं, कभी भाग नहीं पाते। सैटर्न पेन और बर्डन का कारक है। तो जिस भाव में सैटर्न बैठा है, जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, वो आपकी पीड़ा बन जाता है। आपको लगता है ये बोझ बन गया है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जैसे आप देखेंगे सैटर्न वीनस, शनि शुक्र साथ में हो किसी के चार्ट में, वो इंसान अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने स्पाउस के लिए कुछ भी कर ले, उसके स्पाउस से जल्दी 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 कभी अप्रिसिएशन ही नहीं मिलता, खासकर अगर मेल के चार्ट में। मैंने क्या कहा, एक पैर से लंगड़ा के चलते थे। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठ जाए, जिस भाव का स्वामी हो या जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, उस हाउस में ना हम हमेशा एक पैर पे खड़े रहते हैं कि इनको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इसके पहले कोई समस्या है हम इसको तुरंत दूर कर दें। बट फिर भी वो इंसान आपको अप्रिशिएट नहीं करता, आपकी तारीफ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न वीनस शनि शुक्र साथ में है, इंसान को लगेगा कि हमारे स्पाउस को या हमारे पार्टनर को कोई समस्या आने ही ना पाए, उसके पहले ही मैं इसकी समस्या दूर कर। बट फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, स्पाउस तारीफ करता ही नहीं। सैटर्न आपकी वीकनेस है। तो जिस हाउस में सैटर्न बैठा होगा या जिस भाव का लॉर्ड हो या जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाए आपके चार्ट में, वो आपकी कमजोरी बन जाता है। जिस हाउस में सैटर्न बैठा हो, जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाए, जिस भाव का स्वामी हो जाए, वहां पे हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। क्यों भाई? अटैच, प्यार दो तरीके से होता है अटैचमेंट। एक वाकई प्यार से प्यार होता है, एक डर दिखा के होता है। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठा हो या जिस प्लेनेट के साथ बैठा है या जिस हाउस का लॉर्ड है, वहां पे हमारे अंदर एक डर रहता है। इस वजह से हम अटैच रहते हैं, चिपके रहते हैं उस भाव से। डर किस बात का? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी कहीं। इस वजह से हम इस वजह से उस भाव में कोई समस्या ना पाए, हम हमेशा एक पैर पे खड़े रहते हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करने। जैसे सैटर्न 9th हाउस में है शनि, या 9th हाउस का लॉर्ड, हमको लगेगा पिता के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, या ऐसा तो नहीं पिता को कुछ हो गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो इसलिए पिता को कोई समस्या आने भी ना पाए, आने पाएगी इसके पहले ही हम सोचेंगे उसको दूर कर। बट फिर भी पिता से नहीं बनती। या मान लेते हैं सैटर्न वीनस साथ में, तो इसे वो इंसान रिलेशनशिप में बड़ा अटैच रहे, उसको लगता है कि अरे हमारा रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम आने भी पाए उसके पहले ही वो सोचेगा उसको दूर कर। बट फिर भी स्पाउस से अप्रिशिएशन नहीं मिलता, तो हमारा वीकनेस और कमजोरी बन जाता है। इसीलिए आप देखेंगे सैटर्न जिस हाउस में बैठा हो, जिस भाव का स्वामी है या जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाए, उसके कारक लॉर्डशिप सब देखे, वो हमारी कमजोरी बन जाता है, उसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते कभी। आपको हमेशा फील होगा, आप देखिएगा अपने चार्ट में, जिस भाव का स्वामी सैटर्न है या जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, आपको लगेगा अगर ये चीज लाइफ में नहीं होती तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते। जैसे धनु लगन, दूसरे भाव का स्वामी सैटर्न है, धनु लगन वाले, सेजिटेरियस असेंडेंट वाले परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं। परिवार को कुछ समस्या आ भी जाए, आने ना पाए, इसके पहले ही तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी परिवार से कोई सपोर्ट या अप्रिशिएशन नहीं मिलता। तो कई बार उनको आप सुनते कहते हुए सुनेंगे, अगर शायद परिवार का सपोर्ट मिलता तो हम बहुत कुछ कर लेते, या परिवार के लिए ये नहीं करना होता तो मैं ये कर देता, परिवार के खर्चे नहीं होते तो मैं बहुत कुछ कर सकता।
कैंसर असेंडेंट, कर्क लगन वालों के लिए 7th हाउस का लॉर्ड सैटर्न होता है, स्वामी। हमेशा रिलेशनशिप में अटैच रहेंगे, डर रहेगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी रिलेशन। कुछ टाइम बाद उनको लगता है कि रिलेशनशिप तो हमारी वीकनेस बन गई। अब वो दोनों तरीके से हो सकता है। मान लेते हैं शादी नहीं हो रहा तो उनको लगेगा काश हमारा मैरिज हो गया होता तो हम बहुत कुछ कर लेते, या मैरिज हो गया है तब भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, स्पाउस का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो उनको लगेगा अगर शायद स्पाउस का सपोर्ट मिलता तो हम बहुत कुछ कर देते, या मैरिड लाइफ अच्छी रहती तो हम पता नहीं क्या कर देते, इस तरीके से। सैटर्न वेस्टेज है, कूड़ा। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, कभी कभी हमको लगता है कि ये काम हम बेकार में कर रहे हैं, मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए आप अक्सर देखिए जब शनि की महादशा चल रही हो या 7.5 चल रही हो तो कई बार इंसान को लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये तो हमारे किसी मतलब का ही नहीं। बट हमको समझना पड़ेगा कि कभी कभी हमको जो व्यर्थ लगता है ना वही यूजफुल होता है। हो सकता है उस समय हमें बेकार लग रहा हो पर भविष्य में वही हमारे काम। इसीलिए जिनकी शनि की महादशा रही होगी या 7.5 जो बिता चुके हैं वो अक्सर देखेंगे, उनको पता होगा कि उस समय जो काम उन्होंने बहुत से किए थे जो उन्हें बेकार लग रहे थे ना, बाद में उन्हें लगेगा शनि की महादशा खत्म होने के बाद या 7.5 खत्म होने के बाद, अरे ये तो वही काम है जो अब हमारे काम आ रहा है, जो हमने तब सीखा था वो हमारे काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि कबाड़ की भी अपनी कीमत होती है। अगर वैल्यू नहीं होती कबाड़ वाले की, कबाड़ी वाला आपसे पैसे में थोड़ी खरीदता, ये समझे। सैटर्न नौकर का कारक, तो सैटर्न यानी शनिदेव जिस भाव में बैठे हैं, जिस प्लेनेट के साथ बैठे वहां पे आप नौकर की तरह काम, बट फिर भी कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, नौकर को कुछ थोड़ी मिलता है। ताजमहल बनवाने, ताजमहल जितने लोगों ने बनाया ना सबके हाथ काटे गए, नाम सिर्फ शाहजहां का हुआ। तो सैटर्न जिस भाव में बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां पे सिर्फ आपको काम करना है, कोई अप्रिशिएशन मिलता नहीं है जल्दी, बट मिलेगा, बहुत देर से मिलेगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सैटर्न पेशेंस यानी धैर्य का भी कारक, तो पेशेंस के साथ कीजिए, मिलेगा जरूर। भाई सैटर्न कैरियर का कारक है ना, आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन हर रोज थोड़ी मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, 2 साल 5 साल, तो वैसे ही समझ लीजिए। अब आ जाते हैं जुपिटर पे। अच्छा सैटर्न बहुत कोल्ड, सैटर्न का बिहेवियर कोल्ड होता है, ठंडी चीजों का कारण। तो सैटर्न जिस भाव में बैठा होगा ना, या जिस प्लेनेट के साथ बैठ, कभी आप वहां अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस करते, हमेशा अपने इमोशंस को दबा के रखते दूसरों की हेल्प करने के लिए। इसीलिए देखिए सैटर्न वीनस के साथ बैठ जाए, या सैटर्न 7th हाउस में बैठ जाए, या 7th हाउस का स्वामी हो जाए, तो ऐसे लोगों की मैरिज में डिले होने का एक कारण ये भी रहता है। भाई वीनस रिलेशनशिप का कारक है, 7वां भाव भी रिलेशनशिप का, तो अगर सैटर्न बैठ गया तो डिले यानी देरी होने का कारण इसलिए भी होता है कि ये इंसान कभी खुद से एक्सप्रेस करता ही नहीं कि हमें रिलेशनशिप भी चाहिए। कई बार लोगों को लगता है शायद इसको शादी करनी ही नहीं, ये इंसान ब्रह्मचारी रहना चाहे। क्यों? क्योंकि सैटर्न लेजीनेस का भी कारक है, आलस। तो जहां पे सैटर्न होता है वहां खुद को लेके बहुत आलसी होता है। तो 7वें भाव में सैटर्न बैठा हो या वीनस के साथ बैठा हो तो इंसान चाहेगा कोई खुद से ये आए प्रपोज कर दे या कहीं से ऑफर मिल जाए और ठीक ठाक होगा तो मैरिज हो जाएगी, अपने आप कोई एफर्ट ज्यादा नहीं लगा, खुद से कभी नहीं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। उसको लगता है जब सामने वाला खुद से आके कहेगा तब सोचेंगे। इसीलिए 5th हाउस में सैटर्न हो, 5वें भाव में, 7th हाउस में सैटर्न हो जाए या वीनस के साथ सैटर्न बैठ जाए, रिलेशनशिप में अक्सर डिले देता है। सैटर्न बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो बूढ़ा आदमी कभी रिस्क नहीं ले सकता। तो शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं वहां पे हमारे काम में देरी इसलिए भी होती है क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, डरते हैं हम। इसीलिए देखिए 1st हाउस यानी लगन में सैटर्न बैठ जाए तो इंसान का हर काम देर से ही होता है।
क्यों? इसलिए होता है क्योंकि बूढ़े आदमी जो होते हैं ना, उन्होंने दुनिया देखी होती है, मैच्योर होते हैं। तो जब उन्हें कुछ करना होता है तो सोचते बहुत है, प्रोज एंड कॉन्स को लेके। जब भी कुछ करना होगा तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को अच्छे से सोचेंगे, तब डिसीजन लेंगे। तो ह्यूमन का एक साइकोलॉजी ये होता है कि अगर उसको किसी चीज की अच्छी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड बता दी जाए ना, तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि इंसान का ध्यान पॉजिटिव पे कम, नेगेटिव पे ज्यादा रहता है। ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वो भी तो हो सकता है। तो बूढ़े लोग ऐसे होते हैं ना, उन्होंने दुनिया देखी होती है, तो बस समझाते हैं। जबकि रिस्क वो आदमी ले सकता है ना जिसको पूरी चीज नहीं पता हो। आप देखेंगे जिंदगी में बहुत सारे काम जो आपने किए होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले पता ही नहीं रही होंगी, करने के बाद पता चला होगा ऐसा होता है। तो आप सोचेंगे भी कि अगर पहले पता होता तो हम करते ही नहीं। अगर पहले पता होता तो आप रिस्क ले ही नहीं पाओ। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जॉब ज्वाइन कीजिए, खासकर प्राइवेट जॉब, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पहले बताए जाते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें नौकरी शुरू करने के बाद पता चलती है। क्यों? क्योंकि आपको पहले बता दिया तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। लेकिन जब शुरू कर दिया तो अब क्या है, फिर सोचते हैं अरे अब आ गए तो करना तो है ही। और फिर आप धीरे धीरे करके यूज हो जाते हैं। भाई प्राइवेट नौकरी में क्या होता है, सैलरी मिलेगी 50,000, टारगेट बेस होगा, ये आपको पता रहता है। बट आपको ये थोड़ी पता रहता है कि ये ऐसा टारगेट देंगे कि पूरा ही ना हो पाए। ज्वाइन कर लिया तो पता चला कंपनी वाले ऐसा टारगेट दे रहे हैं वो कभी पूरा ही नहीं हो रहा, तो सैलरी कभी 50 आई नहीं, हमेशा 30 और 35 पे ही लटक के रहेगी। लेकिन पहले बता दिया जाता ना, तो आप कभी रिस्क लेते ही नहीं। और ये सिचुएशन हर जगह आनी थी जहां नौकरी करेंगे। तो सैटर्न जिस भाव में बैठ जाए, वहां हमारी लाइफ में उस काम में डिले होता है, इसीलिए हम रिस्क नहीं लेना। बूढ़ा आदमी कभी रिस्क नहीं लेता। इसलिए आप देखिए 40 से 45, 45 की एज जैसे जैसे 45 तक इंसान पहुंचे और थोड़ा आगे, फिर इंसान कुछ नया नहीं कर पाता, रिस्क नहीं ले पाता। क्यों? क्या होता है ना, बुढ़ापे में अगर आपकी हड्डियां टूटे तो जुड़ने में बहुत टाइम लगता है, तो उस समय आप गिरने से डरते हैं। तो आप देखिए सैटर्न 7th हाउस में बैठ जाए, वीनस के साथ बैठ जाए, शादी में देरी इसीलिए होती है। इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता। भाई विवाह क्या है, एक अननोन टेरिटरी को एक्सप्लोर करना है। भाई एक अननोन आदमी के साथ, भले आप उसको कितना भी जानते हैं, बट कहीं ना कहीं एक नया बिगनिंग होगा, एक नई शुरुआत, जिसके बारे में आपको बहुत कुछ नहीं पता होता। तो ये इंसान रिस्क ही नहीं लेना चाहता, इसलिए मैरिज में देर होता रहता है। लगन में सैटर्न बैठ जाए तो कहते हैं ना, इस इंसान के हर काम में देरी है, मेरा तो हर काम देर से ही होता है। तो उसका एक रीजन ये भी है कि आप सोचते ज्यादा है, रिस्क नहीं लेना चाहते। अब बिना रिस्क के तो कुछ होता नहीं। सैटर्न वीनस साथ में हो तो रिलेशनशिप में अक्सर डिले देता है, या 7th हाउस में सैटर्न, या 7th का लॉर्ड। और आप सैटर्न का क्वालिटी समझिए, सैटर्न लेबर का कारक। लेबर को कभी आपने देखा है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सैटर्न हार्ड वर्क भी है और सैटर्न लेजीनेस भी है, तो ये कैसे हो गया? एक तरफ तो आप कह रहे हैं हार्ड वर्किंग, एक तरफ कह रहे हैं आलसी। तो आप वो भी समझ लें। सैटर्न शनिदेव जिस भाव में बैठे होंगे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे होंगे, वहां पे आप मेहनती तो होते हैं पर आलसी भी होते हैं। कैसे? जब तक आप काम करेंगे तो पूरा जोर लगाएंगे, और जब आप आराम करने लगते हो तो पूरा ही आराम करने लगते। एक बात। दूसरी बात, वहां पे जो आप मेहनत करते हैं ना, वो डर की वजह से करते हैं, खुश होके नहीं। क्योंकि सैटर्न देखिए कैरियर का भी कारक है। कैरियर में कोई आदमी खुश है क्या? वो तो पैसा कमाना है तो कर रहे हैं काम, खुश कोई नहीं। क्योंकि सैटर्न लेबर भी है। लेबर कैसा होता है, आप मिस्त्री लेबर लगा दीजिए काम करने के लिए, जितनी देर आप बैठेंगे उतनी देर काम करेगा। आप छोड़ के चले जाइए, लौट के आइए, काम उतने का उतना ही हुआ रहता है। काम नहीं करना चाहते, आलसी है। पर हार्ड वर्किंग भी होते हैं, बात सही है, पर वो मजबूरी में। भाई नहीं करेंगे तो मजबूरी क्या है? तो सैटर्न जिस हाउस में बैठ जाए, जिस भाव का स्वामी हो जाए, जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, उसके कारक तत्व देखिए, उस हाउस की सिग्निफिकेशन देखिए, वहां पे जो प्लेनेट बैठा उसके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप देखिए, उसके किस किस हाउस का लॉर्ड है वो देखिए। वहां पे आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, पर डर की वजह से। तो जब तक आप मेहनत करते हैं तो करते हैं, जब आराम करते हैं तो पूरा आराम।
जैसे सैटर्न लगन में बैठ जाए फर्स्ट हाउस, इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है, पर जब तक मेहनत करेगा तो करेगा, जब आराम करेगा तो पूरा आराम। पता चला काम अगर बंद कर दिया 2-3 दिन तक काम करने का मन ही नहीं करेगा, और जब काम शुरू कर देंगे तो जल्दी बिना खत्म किए रुकेंगे भी। क्योंकि लेबर का एक और क्वालिटी होता है, वो दिन भर काम करेगा लेकिन शाम को पूरी पार्टी करता है। वो लेबर का हैबिट होता है, 500 रुपए दिन में कमा के निकला तो घर जाते हुए 500 पूरे खर्च कर देगा। या लेबर आदमी जब छुट्टी पे चला जाता है ना, आप देखेंगे तो जब तक वो वापस नहीं आएगा काम पे, जब तक जितना कमाया सब खर्च ना हो जाए और उधार ना हो जाए, यहाँ आप तो दुकानदार मना ही कर देगा देने। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे या जिस भाव में बैठे, वहां पे हम पूरी पार्टी करते हैं। जैसे 10th हाउस में सैटर्न है, 10th हाउस कैरियर का है, जब तक काम कर रहे हैं तो पूरा काम कर रहे हैं, और जब बंद कर दिया तो 2-3-4 दिन तक काम करने का मन ही नहीं। आप फर्स्ट हाउस में सैटर्न है किसी का, जब तक वो काम करेगा तो बहुत जोर लगा के काम, और जब एंजॉय करेगा तो पूरा एंजॉय। और सैटर्न ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, पुरानी चीजों को। तो जहां पे सैटर्न होता है ना, जिस हाउस में, जिस प्लेनेट में, वहां पे हम बहुत रिजिड होते हैं, जिद्दी। बूढ़े लोग कैसे होते हैं, जिद्दी होते हैं ना। वहां पे हम किसी दूसरे की नहीं सुनते, या कोई हमें कुछ भी समझा ले, करेंगे हम अपने मन। 10th हाउस में सैटर्न है, 10वें भाव में कैरियर का है। इस इंसान के काम करने के तरीके को लेके आप कितना भी इसको समझा लें, पर वो काम अपने ही तरीके से। 7वें भाव में सैटर्न है, 7वें भाव का लॉर्ड है सैटर्न, कितना भी आप इसको रिलेशनशिप में लेके समझा लें, अगर इसके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या मैरिज नहीं हो रहा है, कुछ भी है, लेकिन वो करेगा अपने हिसाब से। आप वो कितना भी आपकी सुन ले, सुनने के बाद फॉलो नहीं करे। आप किसी का फर्स्ट हाउस में सैटर्न हो, आप वो इंसान इतना रिजिड होता है पुराने ख्यालों वाला, कि आप उसको कितना भी समझा ले, वो पूरी लाइफ अपने ही तरीके से हर चीज करेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका दिमाग है। 4th हाउस में सैटर्न है, या 4th का लॉर्ड सैटर्न है, या सैटर्न मून के साथ बैठ जाए। भाई मून माता का कारक है, चंद्रमा, चौथा भाव भी माता का होता है। तो शनिदेव 4th हाउस में बैठे हो, फोर्थ चौथे भाव के स्वामी हैं, या चंद्रमा के साथ बैठे, ऐसे लोगों की मदर बहुत रिजिड होती है। ऐसे लोगों की माँ को आप कितना भी समझा लें, अपनी माँ को, तो करेंगे अपनी मन। सैटर्न 9th हाउस में बैठा हो, 9th हाउस का लॉर्ड हो, सन के साथ बैठ जाए, तो सन फादर का कारक होता है, सूर्य, 9वां भाव भी पिता का होता है। ऐसे लोग के पिता बहुत जिद्दी होते हैं, कितना भी आप उन्हें समझा लीजिए, करेंगे अपने मन। सैटर्न ड्राइनेस को रिप्रेजेंट करता है, रफनेस को, इसीलिए तेल चढ़ाते हैं ना शनिदेव को। तो जहां पे सैटर्न होता है जिस भाव में, या जिस भाव का स्वामी हो सैटर्न, या जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाए, वहां आप इमोशनली ड्राई होते, वहां आपके अंदर इमोशन होते ही नहीं, होते भी हैं तो आप दिखाते नहीं। सैटर्न वीनस, शनि शुक्र साथ में है, या शनि 7वें घर में है, 7वें भाव के लॉर्ड, इंसान रिलेशनशिप में इमोशनली ड्राई हो, उसके रिलेशनशिप में समस्या इसीलिए आ रही कि कभी आप इमोशंस को शो ही नहीं करते। भाई रिश्ता तो इमोशंस पे चलता है ना, आपके अंदर इमोशन ही नहीं है तो आप दिखा नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। सैटर्न 9th हाउस में हो, 9वें भाव में, या सूर्य के साथ हो, या तो आपके फादर इमोशनली ड्राई होंगे, या आप अपने पिता को लेके इमोशनली ड्राई होंगे। मतलब आपके अंदर इमोशन होते हैं, बट आप कभी जाहिर नहीं कर पाते कि हम पिता के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या क्या करना चाहें, बस अंदर ही अंदर आपके चलता रहेगा। सैटर्न मून के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ, क्या कहते हैं, विष योग। क्यों कहते हैं विष योग? इंसान अंदर ही अंदर सोचता रहेगा, अंदर 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 ओवर थिंकिंग का हैबिट हो जाएगा, बट कभी अपने इमोशंस को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो बहुत कुछ करना चाहता है सबके लिए, पर कभी कह नहीं पाएगा। खासकर अपनी मदर के लिए तो बहुत कुछ करना चाहता है, बट फिर भी कह नहीं पाते लोग। विष योग इसीलिए कहते हैं शनि चंद्रमा। विष और कुछ नहीं, आपके विचारों का विष है जो आप घोल रहे हैं। आप उपाय ढूंढते रहते हैं ना, उपाय कैसे बनते। सैटर्न जिस हाउस में बैठ जाए, जिस भाव का स्वामी है, वहां आप इमोशनली ड्राई है।
भाई मान लेते हैं शनिदेव 7वें भाव में बैठे हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने इमोशंस कभी दिखाते ही नहीं हो कि आपको भी कुछ चाहिए इमोशनली, तो ड्राइनेस है। तो आपको फिसलना आना चाहिए। फिसलने के लिए क्या होना चाहिए? चिकनापन, ल्यूब्रिकेशन। आप अक्सर देखेंगे सैटर्न 7th हाउस में बैठ जाए, 7th हाउस का लॉर्ड हो जाए, अक्सर ऐसे लोग कहते हैं हमको इम्प्रेस कर पाना इतना आसान नहीं है रिलेशन। कर्क लगन वाले हैं, उनके 7वें भाव का स्वामी सैटर्न होता है, अक्सर कहेंगे हमको इम्प्रेस कर पाए ये किसी के बस की बात नहीं। जबकि मैं आपको बताऊं, जहां पे सैटर्न होता है वहां अपने इमोशंस दबाए होते हैं, वो आपकी वीकनेस है। आपको वहां पे पिघलाना कोई कठिन बात नहीं, बस आपने दिखाया होता है। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठ जाए या जिस भाव में बैठ जाए, जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाए, वहां पे आप देखिए, वहां पे आप बहुत स्ट्रांग होके दिखाते हैं। आप इस तरह दिखाते हैं कि हमें तो कोई समस्या है ही नहीं। जैसे 7th हाउस में सैटर्न है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, पर इस तरह दिखाएंगे जैसे कोई समस्या नहीं रिलेशनशिप। क्योंकि दिखावा कौन करता है? या तो जिस इंसान के पास बहुत कुछ होता है, या बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो आप स्ट्रांग बनने का दिखावा करते हैं, ये बताता है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी वही है। आप स्ट्रांग नहीं, सबसे ज्यादा कमजोर आप वहीं पे। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां आप इमोशनली कोल्ड होते हैं, ड्राई होते हैं। तो वहां का रेमेडी है कि इमोशंस लाइए, अपने इमोशंस भी लोगों के सामने बताइए, तभी लोग समझेंगे कि हाँ आपके अंदर भी कुछ इमोशंस। क्योंकि जहां रफनेस होती है वहां फिसलने के लिए चिकनापन चाहिए होता है, पानी, इमोशन है पानी। तभी देखे ना शनिदेव के लिए तेल चढ़ाते हैं। तो मान लेते हैं 7वें भाव में सैटर्न है ना, 7th हाउस में सैटर्न है, या 7th का लॉर्ड सैटर्न है, 7th हाउस रिलेशनशिप का है, या 5th हाउस में सैटर्न है, 5th का लॉर्ड सैटर्न है, 5th हाउस लव अफेयर का। तो आपके मैरिज में डिले हो रहा, तो आपको इमोशनल होना पड़ेगा थोड़ा। आप इमोशनली दिखाइए भाई कि हाँ आपको भी शादी करनी, तब आपका मैरिज रिलेशनशिप हो पाएगा। या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अपने इमोशंस बताइए, कि अपने स्पाउस को बताइए कि हमको भी चाहिए, ये नीड है हमारी। नौकर की तरह मत बने रहिए। तो कहते हैं ना, प्रेम में फिसलना आना चाहिए। तो फिसलेंगे तभी जब सैटर्न होगा, तो ड्राइनेस होगा, जब इमोशन आएगा तभी तो फिसलेंगे। आई थिंक सैटर्न को मैंने इसलिए डिटेल में बताया कि सब लोग ज्यादातर घबराते हैं सैटर्न राहु केतु से। कभी 7.5 चल रही, कभी महादशा चल रही, कभी ढैया चल रही। तो आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर का काम तो शनि और राहु के दम पे चल रहा है। आधे से ज्यादा लोग आपको हमेशा बताते रहेंगे आप आपकी 7.5 चल रही, कभी ढैया चल रही, कभी शनि की महादशा चल रही। आधी रोजी रोटी तो इसी से चल रही। तो आप समझें क्या प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं जुपिटर पे। जुपिटर है देवगुरु बृहस्पति, वामन होता। तो आप देखिए, जुपिटर जिस हाउस में बैठा हो, जिस हाउस का लॉर्ड हो, वहां पे आपको सिर्फ ज्ञान से मतलब हो। वहां कपड़े और लुक्स पे आप ध्यान नहीं देते। जैसे 7वें भाव में सैटर्न बैठ जाए, तो इंसान को ऐसा पार्टनर चाहिए होगा जिसके पास ज्ञान हो, विजडम, समझदारी। कपड़े वपड़े से लेना देना नहीं। जुपिटर यानी बृहस्पति देव टीचर को रिप्रेजेंट कर, एडवाइस देना। तो आप देखिए, जुपिटर जिस हाउस में बैठा हो या जिस प्लैनेट के साथ बैठा हो ना, उसके रिगार्डिंग आप दूसरों को एडवाइस देते रहते, काउंसलिंग बिना मांगे। इसीलिए आप देखिए, लगन यानी फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठ जाए, इंसान हमेशा दूसरों को एडवाइस देता रहे। भले लोग उसकी एडवाइस फॉलो करें ना करें, पर उसकी हैबिट होगी सबका भला। तीसरे भाव में भी जुपिटर बैठा है, तो तीसरा भाव उपदेश का है, तब भी इंसान बिना मांगे सलाह देता रहे। 7वें भाव में जुपिटर बैठ जाए, इंसान अपने स्पाउस को टीचर की तरह समझाता रहेगा, ये करो, वैसा करो, वैसा करो। या उसको स्पाउस ही ऐसा मिलेगा टीचर की तरह। क्योंकि जहां जुपिटर बैठा होता, वहां हमारी हैबिट है दूसरे को सलाह देने, क्योंकि हम उसका भला चाहते हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति जो सोने को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट, कारको भावनाशा, कि जिस हाउस में जुपिटर बैठा होता है वहां हमारा अच्छा कभी नहीं होता, वो उस हाउस को खराब कर देता है। ये कॉन्सेप्ट गलत है, खराब वराब नहीं करता।
वो खराब तब करेगा जब जुपिटर के ऊपर शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे मैलेफिक की दृष्टि या इन्फ्लुएंस आ जाए। प्रॉब्लम बस वहां इसलिए आता है भाई, देखिए टीचर क्या होता है ना, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, उसके पढ़ाए बच्चे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वो बेचारा टीचर रह जाता है। सोचने वाली बात है ना, वो खुद क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन गया? क्योंकि डेस्टिनी ने हर किसी का रोल अलग अलग डिफाइन किया। तो जुपिटर जिस हाउस में बैठता है वहां प्रॉब्लम ये होती, वहां आप हमेशा दूसरे का भला करें, अपना भला आपका बहुत देर से होता। उस हाउस में आप दूसरे को सलाह देते रहेंगे, उसका भला होता रहेगा, आपका नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, पहले उसका होगा बाद में आपका होगा। इसीलिए जुपिटर जिसका फर्स्ट हाउस में बैठ जाए वो इंसान दूसरों को सलाह देता रहे, सबका भला करता रहेगा, उसका खुद का काम बहुत देर से हो, बट होगा जरूर। 10वें भाव में जुपिटर बैठ जाए, आप देखिए ये इंसान जिस बॉस के अंडर में काम करे, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले, वो कंटिन्यू ग्रो करता है वो संस्था। क्योंकि 10th हाउस आपका वर्क प्लेस है, इनका अपना ग्रोथ भले ना हो, बट होता है, देर से होता है भाई। आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो आपका ग्रोथ होगा, बट देर से होता है, पहले भला उसका होगा, दूसरे का, फिर आपका होगा। और एक इंपॉर्टेंट टिप आपको बता, जुपिटर आपके भाग्य का कारण, तो जिस हाउस में जुपिटर बैठेगा या जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा, आपका भाग्योदय वही हो। जैसे जुपिटर 7th हाउस में बैठ गया तो विवाह के बाद आपका फॉर्च्यून राइज करेगा। तो लोग पूछने आते हैं ना भाग्योदय कब होगा, जैसे यहाँ पे जुपिटर 4th हाउस में है, 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, जब प्रॉपर्टी मिलेगी तो भाग्योदय होगा। सन के साथ बैठा है, जिस प्लेनेट के साथ बैठा उसके कारक और लॉर्डशिप देखिए, सन के साथ बैठा, पिता से भाग्योदय हो। वीनस के साथ बैठा है, वीनस रिलेशनशिप का कारक है, विवाह के बाद भाग्योदय हो। हाउस, जिस हाउस में बैठा है, जिस प्लेनेट के साथ बैठा, सबको यूज की। जैसे यहाँ पे जुपिटर 3rd हाउस में बैठा, 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों से भाग्योदय हो। या किसी के चार्ट में जुपिटर यहाँ बैठ जाए 7th हाउस में, तो आप कहेंगे विवाह के बाद भाग्योदय हो। चलिए राहु पे आ जाते हैं। राहु फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, इल्यूजन और रिसर्च को रिप्रेजेंट, वहम। तो आप देखेंगे राहु जहां पे होता है ना, वहां पे हमारे अंदर एक वहम होता है। अच्छा, लोग कहते हैं राहु आपको धोखा देता है, ऐसा नहीं। राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाए या जिस हाउस में बैठ जाए, वहां पे आप बहुत इनोसेंट होते हैं, लेकिन पहले लोग आपको वहां पे चीट करते हैं, धोखा देते हैं, तो बार बार धोखा खा के ना फिर आप डिप्लोमेटिक हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, तब आपके अंदर चालाकी आती है, पहले आप चालाक नहीं होते। जैसे आप देखिए वीनस राहु हो जिसके चार्ट, उसके साथ शुरू शुरू में रिलेशनशिप में जरूर धोखे होंगे एक दो बार, जब 2-4 बार वो इंसान धोखा खा जाएगा ना, तो फिर वो खुद ही चालाक हो जाएगा, फिर आगे कोई रिलेशनशिप होगा जब वो, तो बहुत चालाक रहेगा कि आप धोखा नहीं खा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है, जहां पे राहु बैठा होता वहां हमको बाउंड्री नहीं पता होता, राहु विदेश का कारक है ना, तो बाउंड्री नहीं, हम सारी बाउंड्री तोड़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं नया, आउट ऑफ द बॉक्स। इसीलिए 7वें भाव में राहु हो या वीनस राहु हो तो इंसान इंटरकास्ट मैरिज या फॉरेनर से मैरिज करता है, उसका डिजायर रहता है। तो क्या होता है, राहु वाले हाउस में पहले हम बहुत भोले भाले होते हैं, हमारे साथ लोग धोखे करते हैं, तो जब हम धोखा खा चुके होते हैं ना 2-4 बार, तो फिर हम खुद इतने चालाक हो जाते हैं कि दूसरे ना हमें धोखा दे पाए। तो अगर हमको अपनी लिमिटेशन पता है तो हम इतनी चालाकी सीख जाएंगे कि दूसरा हमें धोखा ना दे। बट क्या होता है ना, राहु को अपनी बाउंड्री नहीं पता होती, तो फिर हम क्या करते हैं, हम वहां पे दूसरों को धोखा देने लगते हैं अपने फायदे को। जब तक अपना फायदा होगा तो साथ चलेंगे, नहीं तो खुद ही छोड़ देंगे। जैसे वीनस राहु, शुरू शुरू में ये इंसान रिलेशनशिप में बड़ा लॉयल होता है, लेकिन 2-3 बार जब धोखा खा जाएगा ना रिलेशनशिप, तो ये इतना चालाक हो जाएगा कि अगर इसका फायदा है तो रिलेशनशिप में रहेगा, वरना ये खुद ही छोड़ देगा पार्ट, क्योंकि धोखे खा खा के वो चालाक हो। आप देखिए 10वें घर का राहु हो या सैटर्न राहु हो किसी के चार्ट में, उस इंसान के साथ वर्क प्लेस पे, अपने काम में, अपने ऑफिस में पॉलिटिक्स जरूर करते हैं लोग,
जब 2-4 बार उसके साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स होगा या उसके काम में लोग पॉलिटिक्स करेंगे, काम को लेके उसको प्रॉब्लम आएगी लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से, तब 2-4 बार धोखे खा के फिर वो खुद ही चालाक हो जाए। और जब तक वो चालाक नहीं होगा वो काम चल ही नहीं सकता उसका, चाहे वो बिजनेस हो चाहे जॉब हो। ये राहु है, और राहु वाले हाउस में हमारी डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल होती है, हमारी इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे वीनस राहु है तो रिलेशनशिप में डिजायर असीम होंगी, मून राहु है तो इमोशन पे कोई कंट्रोल नहीं, सन राहु है तो इंसान शुरू शुरू में 2-4 बार धोखे खाएगा, उसके बाद बहुत चालाक हो जाए। केतु को देख लेते हैं। केतु क्या होता है? केतु डिटैचमेंट का कारक है, आपको अलग करता है। बट अब यहाँ पे भी समझो, मैंने कल आपसे एक लाइन कही थी कि ज्योतिष में जब कहा जाए जो, तो उसका दूसरा भी समझ लीजिए जो नहीं कहा गया। तो राहु तो अटैचमेंट है ही है, ऑब्सेशन है राहु। बट केतु जिस हाउस में बैठ जाए, जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाए, वहां पे आप पागलों की तरह अटैच। बट शुरू शुरू में आपका अटैचमेंट होगा, फिर धीरे 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 आप डिटैच हो जाएंगे। जैसे 7वें भाव में केतु है या शुक्र के साथ केतु है, इंसान अपने रिलेशनशिप को या मैरिज को लेके बहुत अटैच होगा शुरुआत में। अगर आप ऐसे इंसान से कहते हैं भाई शादी मत करो, तो मानेगा ही नहीं, करके जरूर देखनी। बट जैसे ही रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा या मैरिज हो जाएगा, कुछ टाइम बाद बस दोनों अलग होने लगते। क्यों? केतु हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ऊंचाई। अब हाइट की तो कोई लिमिट होती नहीं, आप चाहे जहां तक फैला दो, आसमान ही आसमान, पकड़ में तो आना नहीं। जमीन में तो पैर रखेंगे तो तब भी पैर जमीन पे ही टकराएगा, आसमान में कुछ नहीं, सब बादल। जैसे एक शायर ने कहा ना कि ये सब जो है ना, धुआं है, धुआं, आसमान थोड़ी है। बस वही हाल केतु का, सब धुआं ही धुआं रहता, आसमान नहीं रहता। हम हाथ फैलाए रहते हैं कि नहीं आसमान में, आसमान को छू लेंगे। तो केतु वाले हाउस में ना हमारे ड्रीम्स यानी सपने जो होते हैं अनरियलिस्टिक होते हैं, जिनका कोई बेस नहीं होता, ख्याली पुलाव। जैसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने पर। जैसे 10वें भाव में केतु है या शनि केतु है किसी के चार्ट में, शनि केतु कहीं भी बैठा हो या 10वें भाव में केतु है, इंसान कहेगा, सोचेगा कैरियर में करेंगे तो कुछ बड़ा ही करेंगे, छोटा मोटा कुछ करना ही। नौकरी करूंगा बड़ी, बिजनेस करूंगा तो बड़ा। तो या ऐसा इंसान या तो कैरियर में कुछ कर ही नहीं पाएगा बड़ा करने के चक्कर में, या इसने कर भी लिया ना तो एक टाइम ऐसा डाउनफॉल होता है, पहले तो ये राइज कर जाते हैं, फिर उस टाइम पे इनका डाउनफॉल होगा कि उठ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि केतु जहां होता है वहां हमारे नखरे बहुत होते हैं शुक्र की तरह। ये करना है, बस मुझे करना है तो यही करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो कैरियर में करना है तो बड़ा करना है, अगर 10वें घर में केतु है या शनि केतु है, नहीं कुछ करना ही नहीं। जैसे भी कुछ देर पहले मैं एक चार्ट देख रहा था, 10th लॉर्ड के साथ केतु बैठा है, तो इस इंसान को था कि आईएएस पीसीएस से नीचे तो कुछ करना ही नहीं है। अब 2012 से तैयारी कर रहा है, अभी तक कहीं सिलेक्शन ही नहीं हुआ। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं अच्छी, बड़ा करने के चक्कर में कहीं के नहीं रहे ना भाई। पहले तो जो मिल रहा था वो करना चाहिए था, कुछ पैसे आते और साथ में तैयारी करते, ये समझदारी। शुक्र केतु है, 7वें भाव में केतु है, मैरिड लाइफ में डिले होता है, मैरिज होने में, या होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि थॉट अनरियलिस्टिक है, पार्टनर ऐसा चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 7वें भाव में केतु है या शुक्र केतु हो आपके चार्ट में, इंसान को वो पार्टनर चाहिए रहता है जो इस धरती पे है ही नहीं, इसीलिए तो मैरिज हो ही नहीं पाएगा। और हो गया तो कुछ ही टाइम बाद बस। मतलब आप कभी भी देखिएगा 7वें भाव में केतु है, शुक्र केतु हो, आप कभी भी उस इंसान से पूछ के देखिए मैरिज मत करना, और मानेगा नहीं। नशा है, पहले करके जरूर देखिए। मतलब वो आपने एक पुराना सॉन्ग सॉन्ग सुना है ना, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, वही हाल हो। बट शादी हुई, रिलेशन हुआ, 6-8 महीने बीतेंगे, बस काम खत्म। खुद ही वो इंसान डिटैच होने लगता है, क्योंकि उसको लगता है अरे जो सोचा था वो तो निकला ही नहीं।
क्योंकि सोचा ही इन्होंने ऐसा होता है कि जो निकल ही नहीं सकता इस संसार में। अच्छा, केतु जहां पे होता है ना, उस हाउस में जिस प्लेनेट के साथ बैठा हो, सारी घटनाएं वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से होती है, जो हमने सोची नहीं थी। जैसे 7वें भाव में केतु है या शुक्र केतु है आपके चार्ट में, इंसान ढूंढ रहा है रिश्ता, मैरिज के लिए परेशान है रिलेशनशिप में, फिर अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिलेशनशिप वहां से होगा जहां से उसने उम्मीद नहीं की होगी, अचानक से। 10वें भाव का केतु है या शनि केतु है, नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए अपॉर्चुनिटी ट्राई कर रहे हैं, बार बार जोर लगा रहे हैं, फिर पता चला नौकरी वहां से मिली जहां से सोचा ही नहीं था। तो 7वें घर का केतु है, शुक्र केतु है ना, इनकी हालत ऐसी होती। पहले तो आप कहेंगे मैरिज के लिए, जैसे एक लड़की से मैंने कहा मैरिज मत कीजिए, चलेगा नहीं। उसने कहा सर कुछ नहीं करने से अच्छा तो कुछ अतरंगी करके देख, करना जरूरी। होने के बाद परेशान बहुत रहते, होने के बाद 6-8 महीने साल भर से ज्यादा नहीं चला पाता। क्योंकि केतु का हैबिट होता है ओवर क्रिटिकल, बाल की खाल उधेड़ना। तो आप देखिए लगन में केतु हो ना, उस इंसान को आप कभी संतुष्ट कर ही नहीं सकते, इतने सवाल करेगा ना, हर एक चीज में नुक्ताचीनी। वो लोग होते हैं ना जो कहते हैं बाल की खाल उधेड़ता। 7वें भाव का केतु है, शुक्र केतु है, उस इंसान के पास आप कैसा भी रिश्ता लेके चले आए शादी, वो कोई ना कोई कमी निकाल देगा। लड़का ऐसा नहीं है, लड़की ऐसी नहीं, ये है वो है, करना कुछ होता ही नहीं तो बाल की खाली उधेड़ेंगे जहां पे केतु हो जाए। 9वें घर का केतु, आप देखिए आपके फादर ऐसे होंगे, उनकी हैबिट होगी बाल का खाल उधेड़ना, उनसे आप बहस कर ही नहीं सकते। 4थे भाव में केतु है या मून केतु है जिसके चार्ट, आप देखिए आपकी मदर की हैबिट होगी ओवर क्रिटिकल, हर एक चीज जानना, हर एक चीज पूछना, उनको समझाना बहुत ही मुश्किल। मैं आपको बताऊं, किसी के लगन में केतु आ जाए, मून केतु है, चंद्रमा केतु के साथ है, या लगन में केतु है, या वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो असेंडेंट, ऐसे लोगों को कंसल्टेशन दे के आप संतुष्ट कर ही नहीं सकते। उस इंसान के सवाल बहुत होंगे, एकदम डेप्थ में जाना। दूसरी, वो कितना भी आप उसको समझाएं ना, कोई भी एडवाइस दे, वो फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि केतु जिस हाउस में बैठा होता है ना, वहां हम किसी की नहीं सुनते, अपनी बुद्धि लगाएंगे बस। आप अक्सर देखेंगे 7वें घर का केतु है, शुक्र केतु, इन लोगों की शादी तभी हो पाई है जब घर वालों ने एक आध बार दिखाया, अब उसके बाद फिक्स कर दिया, मैरिज कर दी। बार बार दिखाने के चक्कर में रहे ना, नॉर्मल आज की तरह 2-4 बार लड़का लड़की मिल लें, बात कर लें, समझ लें, तो समझते समझते इतना समझ लेते हैं कि वो शादी तक बात पहुंच ही नहीं पाती, वो कुछ ज्यादा ही समझ लेते हैं। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक, मोक्ष, कंफ्यूजन है केतु। जहां केतु बैठा होता है जिस हाउस में, जिस प्लेनेट के साथ, उसके कारक तत्व देखिए, लॉर्डशिप देखिए, उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, वहां पे आपको कंफ्यूजन बहुत है। लगन केतु हो, चौथे भाव में केतु हो या चंद्रमा केतु, वो इंसान बड़ा कंफ्यूज रहता है। ऐसे इंसान के साथ आप कुछ करने लग जाएंगे, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। मतलब खुद तो कंफ्यूज होता ही होता है, आपका भी फ्यूज उड़ा देगा। या वृश्चिक लगन है किसी का, आप देखिए वो वृश्चिक लगन वाले हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वृश्चिक लगन ऐसा है कि उनके जीवन में समस्याएं आती नहीं, वो खुद समस्या के पास चल के जाते हैं। क्या बैल मुझे मार, सदा दुखी। ये प्लेनेट को मैंने डिटेल में कवर कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सुनिएगा रिकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं एक मजेदार। अगर आपके पास कोई चार्ट आता है और आपको कुछ नहीं आता देख, तो आप एक झटके में इस टेक्निक से देख सकते हैं सोल डिजायर की, इस इंसान की वास्तव में क्या इच्छा है, मन की कौन सी ऐसी इच्छा है जो ये चाहता है पूरी हो जाए, या उस इंसान को लगता है कि ये इच्छा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। तो आपको देखना चंद्रमा कहाँ है आपके चार्ट, जहां पे चंद्रमा बैठा उसको देख, फिर देखिएगा जहां पे मून बैठा है वो देखा किस हाउस में, वहां से काउंट करिए, गिनना शुरू कीजिए, नवा भाव कौन सा, ध्यान से सुनिएगा। जहां पे मून बैठा है आपके चार्ट में, वहां से काउंट करना है कि 9th हाउस कहाँ पे आ रहा है, मून से काउंट करना है। तो चंद्रमा से काउंट करने पे 9th हाउस जो आएगा चंद्रमा से,
वहां बैठे प्लेनेट को देखिए, उसके कारक तत्व देखिए, उसकी लॉर्डशिप देखिए, किस हाउस का लॉर्ड है। वहां पे जो राशि बैठी है उसके सिग्निफिकेशन देखिए, या वो उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए। चंद्रमा से काउंट करने पे जो नवा भाव आया वो लगन से कौन सा हाउस पड़ रहा है उसके सिग्निफिकेशन देखिए। वो बताएगा कि इस आपकी कौन सी ऐसी इच्छा जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए। और जब तक आपकी पूरी नहीं हो रही आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है जीवन में स्थिरता नहीं। अगर पूरी हो गई है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुई है तो आप परेशान रहे। ये वो इच्छा होती है ना जिसके लिए इंसान रोज भगवान से प्रे करता है, प्रार्थना। आप रोज सुबह उठेंगे ना, तो आप करें या ना करें, मन में आपके तुरंत यही है कि हे भगवान ये इच्छा पूरी हो जाए। आपका मन में यही भाव है। तो फिर से सुनिए, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से काउंट करना है नवा भाव कौन सा। वो वहां पे बैठे ग्रह के सिग्निफिकेशन, वहां पे जो राशि है उसके सिग्निफिकेशन, और उस भाव के सिग्निफिकेशन। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आप इतना बता दें किसी से क्लाइंट खुश होते हैं। हाउस के सिग्निफिकेशन यहाँ पे हमने लिखा है, प्लेनेट के ये दिए हुए हैं आपको। अच्छा, राशि के कैसे देखें? सिंपल है, हर राशि का एक नंबर है, 1 2 3। तो आप हाउस के याद कर लीजिए। ये हाउस है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। जो हाउस के होंगे वही राशि के होंगे। कैसे? जो फर्स्ट हाउस का होगा ना वही एक नंबर राशि यानी मेष राशि का। जो सेकंड हाउस के होंगे वही 2 नंबर राशि यानी टॉरस के। जो थर्ड हाउस के होंगे वही थर्ड नंबर राशि जेमिनाई के सिग्निफिकेशन होंगे। जो फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशन है वही फोर्थ नंबर राशि कैंसर के होंगे। जो फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेशन है वही 5 नंबर राशि लियो सिंह राशि के होंगे। जो छठे भाव के सिग्निफिकेशन है वही 6 नंबर राशि यानी वर्गो कन्या के होंगे। जो यहाँ 7वें भाव के ऊपर सिग्निफिकेशन लिखे हैं सेवंथ हाउस के, वही 7 नंबर राशि यानी लिब्रा तुला राशि के होंगे। जो 8th हाउस के सिग्निफिकेशन होंगे वही 8 नंबर राशि मतलब स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के होंगे। जो 9th हाउस के सिग्निफिकेशन ऊपर लिखे हैं वही 9 नंबर राशि यानी सेजिटेरियस धनु राशि के होंगे। जो 10th हाउस के सिग्निफिकेशन लिखे हैं 10वें भाव के वही 10 नंबर यानी 10वीं राशि कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के होंगे। जो 11th हाउस के ऊपर सिग्निफिकेशन लिखे हैं ये देखिए वही 11th हाउस की राशि 11th राशि यानी एक्वेरियस या कुंभ राशि के होंगे। जो ऊपर 12वें भाव यानी 12th हाउस के सिग्निफिकेशन लिखे हैं वही पाइशीज यानी मीन राशि 12 नंबर राशि के होंगे। सिंपल है, आप हाउस के याद कर लीजिए, उस नंबर की राशि के भी वही सिग्निफिकेशन हो। बाकी प्लेनेट के लिखे ही। आइए देखते हैं एग्जाम। देखना क्या है, चंद्रमा कहाँ बैठा, तो चंद्रमा बैठा है यहाँ 11th हाउस में, 6 नंबर वर्गो यानी कन्या राशि। तो आपको यहां से काउंट करना है नवा भाव कौन सा आएगा, चंद्रमा से नवा भाव। लगन यानी फर्स्ट हाउस से नवा नहीं, चंद्रमा से 9th हाउस। तो आप देखिए मून बैठा है वर्गो में, यहां से मैं काउंट करता हूँ। जहां पे बैठा उसको भी काउंट करना है, 1 वहीं से शुरू हो। 6 नंबर में मून बैठा है तो ये हो गया 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 7th हाउस आया जहां 2 नंबर लिखा टॉरस राशि, वो वृषभ राशि वाला भाव चंद्रमा से नवा भाव। मैं फिर से बताता हूँ, जहां चंद्रमा बैठा है 6 नंबर लिखा है कन्या राशि, वो हो गया 1 फर्स्ट हाउस चंद्रमा से। जहां पे 7 नंबर लिखा तुला राशि वो सेकंड हाउस हो गया। जहां पे 8 नंबर वृश्चिक राशि लिखी वो थर्ड हाउस। जहां पे 9 नंबर सेजिटेरियस लिखा वो फोर्थ हाउस। जहां पे 10 नंबर कैप्रिकॉन लिखा वो है फिफ्थ हाउस। जहां पे 11 नंबर एक्वेरियस लिखा वो है सिक्स्थ हाउस। जहां पे 12 नंबर पाइसिस लिखा वो है सेवंथ हाउस। जहां पे 1 नंबर मेष राशि लिखी है वो है 8th हाउस। और जहां पे 2 नंबर लिखा है वो है 9th हाउस। ये चंद्रमा से 9th है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि पहले देखिए ये हाउस लगन से कौन सा पड़ा। कि चंद्रमा से जो 9th हाउस आए ये लगन से 7th हाउस। तो 7th हाउस किसका होता है आप जानते हैं, या तो मैरिज या रिलेशनशिप का या बिजनेस का है। तो इस इंसान की इच्छा होगी या तो मेरी शादी हो जाए, शादी हो गई तो इच्छा होगी मैरिड लाइफ अच्छे से चले। या बिजनेस करता है तो इसकी इच्छा होगी मेरा बिजनेस अच्छे से चले। या इसकी बिजनेस नहीं है तो इसकी इच्छा होगी मेरा बिजनेस शुरू हो जाए। ये इसकी बहुत गहरी इच्छा हो। दूसरा यहाँ पे जो है 2 नंबर टॉरस राशि। तब 2 नंबर राशि के सिग्निफिकेशन क्या होंगे, वही होंगे जो सेकंड हाउस के हैं। आइए देखते हैं सेकंड हाउस के। सेकंड हाउस है बैंक बैलेंस सेविंग्स का, तो हो सकता है इसकी इच्छा हो मेरे पास अच्छा खासा सेविंग हो जाए, फैमिली लाइफ मेरी अच्छी रहे।
कुछ भी आंखों से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ये इसकी इच्छा होगी। सन बैठा है, सन सूर्य पिता का कारक, तो होगा फादर की लाइफ अच्छी रहे, या हो सकता है फादर ना हो लाइफ में तो इसको लगे कि फादर होते तो जीवन में सिक्योरिटी रहती, या फादर का सपोर्ट नहीं मिलता तो फादर को लेके कोई इच्छा होगी। सैटर्न बैठा है, सैटर्न कैरियर का कारक, तो इस इंसान को लगेगा मेरा कैरियर अच्छे से चले। सैटर्न बीमारी का कारक है, तो इसको लगेगा मैं हेल्दी रहूं, बीमारी ना हो। ठीक, और इस सैटर्न किसका लॉर्ड है ये भी देख, सन किसका लॉर्ड है, सन 10th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस कैरियर का है, तो हो सकता है इसको कैरियर को लेके कोई डिजायर हो, या एक इंसान की एक से ज्यादा इच्छाएं हो सकती है, भाई इच्छाओं की कोई कमी थोड़ी। सैटर्न 4th का लॉर्ड है, 4th हाउस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी को लेके कोई इच्छा हो सकती है। तो मून से 9th हाउस देखना है, वहां पे जो हाउस आ रहा है मून से 9th हाउस, और लगन से कौन सा हाउस आ रहा है उसके सिग्निफिकेशन देखिए, जो राशि बैठी है उसके सिग्निफिकेशन देखिए, जो प्लेनेट बैठे हैं उसके सिग्निफिकेशन या कारक तत्व देखिए, वो प्लेनेट किस किस भाव के लॉर्ड है उसके सिग्निफिकेशन देखिए। वो सारी इंसान की इच्छाएं होंगी, उसको लगेगा मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, अगर पूरी नहीं है इच्छा ये वाली तब तक जीवन में स्थिरता नहीं। सुबह उठते ही मन वो भगवान से प्रार्थना करेगा, या मंदिर जाएगा पूजा करेगा, तो डेली इसके लिए प्रार्थना करेगा जब तक ये पूरी ना हो। आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती बिल्कुल, आप हाउस साइन प्लैनेट के सिग्निफिकेशन याद कर लीजिए या लिख लीजिए, वही आता है। आप चंद्रमा से 9वां भाव देखिए, बता दिए, देखे इंसान खुश हो जाए। नहीं पूरी हुई है तो पक्का कहेगा कि हाँ ये हमारी आत्मा की मन की इच्छा। अब बस आप उसका उपाय बता दीजिए काम। तो ध्यान से सुनिए, मून से 9th हाउस दे, उसका लॉजिक भी मैं आपको दे। 9th हाउस हमारे धर्म का होता है, लगन से। फर्स्ट हाउस से 9th हाउस होता है आपके पिता का या आपके धर्म का। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक, हमारे हैप्पीनेस यानी खुशियों का कारक। तो मून से जब 9th हाउस देखते हैं ना, तो चंद्रमा से 9th हाउस क्या बताता है, 9th हाउस धर्म हो गया। तो चंद्रमा से 9th हाउस बताएगा कि हमारे मन का उस हाउस में बैठी चीजें या प्लेनेट या राशि का धर्म है आपके मन को खुश रखना। तो चंद्रमा है वहां से 9th हाउस धर्म का है लगन से, तो हर हाउस से 9th हाउस उसका धर्म हो गया, हर ग्रह से 9th हाउस उस ग्रह का धर्म होगा। तो चंद्रमा जहां बैठा, मून आपके मन का कारक, हैप्पीनेस यानी सुख का, तो मून से 9th हाउस में बैठे प्लेनेट, साइन और हाउस बताता है कि आपके मन का धर्म क्या है, आपकी खुशियों का, आपके सुख का धर्म क्या है, या वो कौन सी चीजें हैं जो आपको सुख दे सकती हैं मन को, या मन को खुशी दे सकती है। इसलिए हमने मून से 9th हाउस। एक और एग्जांपल देखो, अब अलग अलग प्लेनेट है ना, जैसे मान लेते हैं किसी का मून से 9th हाउस में सन बैठा है, पिता को लेके कोई इच्छा हो सकती है, गवर्नमेंट को लेके। मून से 9th हाउस में मून तो आ ही नहीं सकता, बट मून से 9th हाउस का लॉर्ड तो मून हो ही सकता है, स्वामी। तो मदर को लेके कोई इच्छा होगी उसकी, ट्रैवल करना, खाना पीना, इसको लेके कोई इच्छा होगी। मून से 9th हाउस में मरकरी है तो उसकी इच्छा होगी कुछ ना कुछ एजुकेशन को लेके, वीजा, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट को लेके। मून से 9th हाउस में जुपिटर है तो उसकी इच्छा होगी गुरु मिल जाए, बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे हो जाएं, या बच्चों को लेके कोई इच्छा होगी। फीमेल के चार्ट में हस्बैंड को लेके। मून से 9th हाउस में वीनस है तो वीनस रिलेशनशिप का कारक है, तो उसकी इच्छा होगी शादी हो जाए या रिलेशनशिप अच्छा चले, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेके उसकी इच्छा होगी। मून से 9th हाउस में सैटर्न है तो कैरियर को लेके कोई इच्छा होगी, या हेल्थ को लेके, हेल्थ अच्छी रहे। मून से 9th हाउस में मार्स है तो ब्रदर को लेके कोई इच्छा होगी, प्रॉपर्टी को लेके कोई इच्छा हो सकती है। मून से 9th हाउस में राहु है तो फॉरेन को लेके कोई इच्छा हो सकती है, फॉरेन ट्रैवल करना है, फॉरेन जाना है। मून से 9th हाउस में केतु है, हो सकता है इच्छा होगी हमें एस्ट्रोलॉजी आ जाए, ऑकल्ट का कोई नॉलेज है, मोक्ष चाहिए, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक प्रोग्रेस चाहिए, ये सारी इच्छाएं उसे। वहां बैठे राशि को देखिए, वहां प्लेनेट जो बैठा उसके सिग्निफिकेशन देखिए, और प्लेनेट किस भाव का लॉर्ड है उसके भी सिग्निफिकेशन आप देख सकते हैं।
ये एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको यूज कीजिएगा और देखिएगा ये फेल नहीं होगा कभी। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, फेल कभी नहीं होगा। और कुछ बेसिक मैं बता दूं, हर प्लेनेट का अपना तत्व होता है। तो सारे संसार में 5 तत्व बताए गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो उसी बेस पे प्लेनेट के भी अपने तत्व हैं। तो फायरी प्लेनेट, अग्नि तत्व वाले प्लेनेट कौन से हैं? सन, मार्स और केतु, सूर्य, मंगल और केतु। फायरी तत्व मतलब अग्नि तत्व। तो जहां पे ये बैठेंगे वहां पे पैशन और एग्रेशन बहुत हो। मान लेते हैं ये प्लेनेट किसी के फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो इंसान को गुस्सा बहुत है, अग्नि तत्व। एरी प्लेनेट कौन से होते हैं? वायु तत्व वाले, सैटर्न और राहु। तो एरी तत्व, वायु तत्व वाले जो प्लेनेट होते हैं वो इंसान को इंटेलिजेंट बहुत बनाते हैं। सैटर्न राहु किसी के लगन में है, जहां बैठे हैं आपके जिस हाउस में, वहां आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। 7th हाउस में तो रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत दिमाग चलाएंगे। 10th हाउस में तो कैरियर को लेकर, लगन में भी हो तो इंसान दिमाग बहुत चलाता है। वाटरी प्लेनेट कौन से होते हैं? जल तत्व वाले, मून और वीनस। आप देखिए चंद्रमा किसी का लगन में हो या शुक्र लगन में, इंसान बहुत इमोशनल हो। इसीलिए आप देखिए ना, चंद्रमा जिस हाउस में बैठा होता है वहां आप इमोशनली अटैच हो। अर्धी प्लेनेट, पृथ्वी तत्व वाले प्लेनेट क्या होते हैं? पृथ्वी तत्व का काम है रिसोर्सेज होल्ड करना। तो मरकरी जहां बैठा होता है ना, वहां पे आप बस होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि मरकरी बिजनेसमैन है ना, मैंने बताया। वहां आप सेल्फिश होते हैं, अपना फायदा देखते हैं। 7th हाउस में मरकरी बैठे तो अपना फायदा रिलेशनशिप। जैसे कि लेडी कही थी, सर मेरे हस्बैंड तो इतने मतलबी हैं कि वो जब भी कोई काम उनसे कहो ना तो कहेंगे तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हारा ये कर दूँ। आज भी उनका ये बिहेवियर उनके लगन में मरकरी। कि इतने साल हो गए शादी को, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, बट आज भी उनका बिहेवियर ऐसा ही। मरकरी है ना लगन, उनके हस्बैंड। जुपिटर है आकाश तत्व। आकाश का क्वालिटी क्या होता है? ब्रॉड माइंड। आसमान पूरे संसार में फैला हुआ है। जहां पे जुपिटर होता है वहां पे आप बहुत ब्रॉड माइंडेड, हर किसी को स्वीकार करते हैं, हर किसी की अच्छाई बुराई को स्वीकार। ये तत्व हो गए प्लेनेट, ये एक बेसिक का पार्ट। दूसरी, इसी तरीके से राशियों को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया। एक एक डिवाइड किया गया इस तरीके से, मूवेबल साइन, फिक्स साइन और ड्यूल साइन। मूवेबल साइन कहते हैं चर साइन या चर राशि। तो है 1, 4, 7 और 10। एक मतलब एरीज यानी मेष, 4 नंबर कैंसर यानी कर्क, 7 नंबर लिब्रा यानी तुला, 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर। ये मूवेबल साइन है। ये जिस हाउस में होते हैं ना वहां पे कंटिन्यू कुछ ना कुछ मूवमेंट रहेगा, वहां चीजें स्थिर नहीं रहती। अगर ये राशियां जिस भाव में आ रही हैं उसमें जो प्लेनेट बैठे हैं वहां पे कोई समस्या है तो उनको आप उपाय से उस समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवेबल है, मूव ऑन कर जाए। आप देखिए फर्स्ट हाउस में इन चारों में से कोई भी मूवेबल साइन किसी का लगन बन जाए फर्स्ट हाउस में, इंसान कोई बात होगी जीवन में आगे बढ़ जाएगा, भूल के या अवॉइड कर। या ये राशियां जिस भाव में आ जाए वहां पे कोई समस्या हो ना, आप आगे बढ़ जाते, वहीं पे रुक नहीं जाते। और दूसरा है फिक्स साइन, स्थिर राशि। 2, 5, 8, 11। 2 मीन्स 2 नंबर मतलब टॉरस यानी वृषभ, 5 नंबर लियो यानी सिंह राशि, 8 नंबर वृश्चिक स्कॉर्पियो, 11 नंबर एक्वेरियस। आप देखिए ये किसी का लगन बन जाए, फर्स्ट हाउस में आ जाए, ये लोग क्या करते हैं, एक ही जगह चिपक जाते हैं, कोई बात हो जाएगी ना उसको लेके बैठ जाएंगे। अक्सर आप देखिए वृश्चिक राशि वाले क्या होते हैं, कोई एक बात सुन लेते हैं तो वो दिमाग से जाती ही नहीं हो। इसी तरह बाकी भी होते हैं, 2, 5, 8, 11 वाले, ये ऐसे ही होंगे। जिस भाव में ये राशि आ जाए वहां पे आपके साथ कुछ हो जाए ना गड़बड़, आप बिल्कुल उस चीज को भूलते नहीं। जैसे आपकी वृश्चिक राशि मान लेते हैं 7th हाउस में आ जाए, रिलेशनशिप में आपके साथ कोई धोखा हो जाए आप भूलेंगे नहीं, फिक्स होता है आपका माइंड। तो ये राशियां जहां पे हो या उसमें जो प्लेनेट आ जाए, वहां पे कोई समस्या आ रही हो उस हाउस में, इसके उपाय करना बहुत मुश्किल होता है। फिक्स है वो कर्म, वो कर्म आपका फिक्स है, वो बदलने वाला नहीं।
ड्यूल साइन, द्विस्वभाव राशि, ये सबसे बेस्ट होती है सिचुएशन के हिसाब से। इनके अंदर मूवेबल वाले गुण भी होते हैं, फिक्स वाले भी, चर राशि वाले, स्थिर वाले भी। तो जहां जरूरत होती है मूव कर जाते हैं, जहां स्थिर होना होता है वहां स्थिर हो जाते हैं। ये कौन सी है? 3, 6, 9 और 12। 3 नंबर जेमिनाई यानी मिथुन, 6 नंबर कन्या यानी वर्गो, 9 नंबर सेजिटेरियस यानी धनु, 12 नंबर पाइशीज यानी मीन। अच्छा, इसमें भी फर्दर एक डिवीजन होता है जो शायद कम लोगों को पता हो। जो ड्यूल साइन होते हैं ना, हर राशि की डिग्री होती है। भाई आप जब अपना चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे डिग्री लिखी है। जैसे यहाँ पे देखिए 7 नंबर तुला लगन है, लगन की डिग्री लिखी हुई 11 नंबर, तो मतलब यहाँ पे तुला की डिग्री है 11। लिब्रा, ये इसमें देखिए फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो, डिग्री क्या लिखी है? 1 डिग्री 36 में। तो जो ड्यूल साइन होती है, द्वि स्वभाव राशियां होती हैं, उनमें मूवेबल और फिक्स दोनों के गुण होते हैं। कैसे? तो ये क्या होती है, पहले 15 डिग्री इनके जो है वो फिक्स होते हैं, आखिरी के 15 डिग्री मूवेबल होते हैं। तो मान लेते हैं ये किसी का फर्स्ट हाउस बन रहा है, किसी के फर्स्ट हाउस में राशियां आ रही, लेकिन पहले 15 डिग्री के अंदर है, तो उसका बिहेवियर इनकी तरह होगा, फिक्स वाले की तरह, भूलेगा नहीं जल्दी को। जो बात दिमाग में बैठ गई तो बैठ गई। और अगर लास्ट के 15 डिग्री, भाई टोटल 30 डिग्री की राशि हो, तो अगर पहले 15 डिग्री में है तो फिक्स की तरह बिहेव करेगा अगर ये, और अगर लास्ट के 15 डिग्री है तो मूवेबल की तरह बिहेव करेगा। तो ये ड्यूल साइन मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 3 है, 3 नंबर मिथुन, या 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, और डिग्री रहती है लगन की 11 डिग्री, तो पहले 15 डिग्री के अंदर आ गया ना, ये इंसान फिक्स की तरह बिहेव करे, स्थिर राशियों की तरह, कुछ भी सुन लेगा, भूलेगा नहीं। अगर मान लेते हैं यहीं पे 3, 6, 9, 12 लिखा होता फर्स्ट हाउस में, और डिग्री होती 20, 25, मतलब लास्ट के 15 डिग्री में, 15 से 30 के बीच में, भाई फर्स्ट 15 डिग्री होगा, मतलब 0 से 15 के बीच में तो फिक्स की तरह बिहेव करेगा, और 15 से 30 मतलब लास्ट के 15 डिग्री में होगा तो मूवेबल की तरह बिहेव करेगा, कुछ भी हो जाए मूव ऑन कर जाए। दूसरा, प्लेनेट की तरह राशियों को भी तत्वों में डिवाइड किया गया, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व की कोई राशि नहीं। तो फायरी साइन कौन से होते हैं अग्नि तत्व वाले? 1, 5, 9। 1 नंबर एरीज, 5 नंबर लियो, 9 नंबर सेजिटेरियस। तो ये जिस हाउस में बैठ जाए वहां पे हमारे अंदर एग्रेशन, एनर्जी बहुत हाई होता है, गुस्सा। तो मान लेते हैं किसी का लगन बन जाए फर्स्ट हाउस, तो इंसान को गुस्सा बहुत आए। एरी साइन कौन से होते हैं? 3, 7, 11। 3 नंबर जेमिनाई, 7 नंबर लिब्रा, 11 नंबर एक्वेरियस यानी कुंभ। तो ये किसी का लगन बन जाए तो इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और बहुत टॉकेटिव होगा, बोलने वाला, बहुत बात हुई। ये अगर किसी के फर्स्ट हाउस। वाटरी साइन कौन से होते हैं? जल तत्व वाले, 4, 8, 12। 4 नंबर कैंसर, 8 नंबर, 8 नंबर स्कॉर्पियो, 12 नंबर पाइशीज। ये जल तत्व है। तो ये किसी के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो इंसान इमोशनल बहुत हो, या जिस हाउस में बैठे होंगे वहां पे हम बहुत इमोशनल होंगे। मान लेते हैं 4, 8, 12 में से कोई राशि आपके 9 नंबर में आ रही, तो पिता से बहुत इमोशनल हो, या आपके पिता बहुत इमोशनल हो, दोनों तरह से। अर्धी साइन कौन से होते हैं? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व होते हैं 2, 6, 10। 2 नंबर टॉरस, 6 नंबर वर्गो, 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर। तो ये किसी के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो अर्धी तत्व का क्वालिटी तो होल्ड करना, ये इंसान हमेशा होल्ड करना चाहेगा, रिसोर्सेज जमा करने की हैबिट होती, पैसा जमा करना है, खाना जमा करना है, कुछ भी जमा करना है। फर्स्ट हाउस में बैठे तो इमोशन जमा कर रहा है, दिमाग में ही सब कुछ भर रहा है, कुछ निकालते ही नहीं बाहर। जिस हाउस में बैठोगे वहां आप रिसोर्सेज जमा करना चाहें। 7th हाउस में बैठा तो स्पाउस ऐसा होगा, अगर 2, 6, 10 नंबर राशि है। सेकंड हाउस में बैठा तो पैसा जमा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक डिवीजन है पृथ्वी तत्व का। तो बेसिक आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, भले इनका कोई यूज हो चाहे ना, इनका भी कोई कहते पृथ्वी तत्व की राशियां देखिए, आपको पता ही नहीं। ये हो गया ऑलमोस्ट बेसिक।
अब कल हम क्या करेंगे, कल हम समझेंगे प्लेनेट की दृष्टियां कौन कौन सी। उसके अलावा कल मैं एक और चीज बताऊंगा, तो कल आने से पहले आपको क्या करना है ये जरूर याद होना चाहिए। हाउस के सिग्निफिकेशन, प्लेनेट के सिग्निफिकेशन और राशियों के सिग्निफिकेशन। तो राशियों को क्या मैंने बताया, जो जिस नंबर की राशि है उस हाउस के जो सिग्निफिकेशन होंगे वही उस राशि के होंगे। जैसे फर्स्ट हाउस के जो होंगे वही फर्स्ट नंबर राशि यानी मेष राशि के, जो सेकंड हाउस के होंगे वही 2 नंबर टॉरस के, जो थर्ड हाउस के होंगे वही 3 नंबर जेमिनाई। इस तरीके से ये 3 चीजें, और हाउस के और साइन के लॉर्ड उनके स्वामी कौन, एरीज के मार्स हैं, टॉरस के वीनस। तो ये अगर आपको याद होगा तो मैं आपको कल एक बढ़िया चीज बताऊंगा कि आप एक सेकंड में देख के बता सकते हैं कि इस इंसान की लाइफ का थीम क्या होगा, कि भाई ये चीजें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपका पूरा जीवन इसके अराउंड रिवॉल्व है। और केवल आपके बारे में नहीं, आप अपने आसपास के जितने लोग हैं आप अपने चार्ट से बता देंगे आपके पिता का जीवन इन चीजों के अराउंड घूमेगा, ये आपके पिता के जीवन में ये चीजें ऐसी पूरा लाइफ इसी के अराउंड घूमता है। आपके अपनी माता के बारे में, अपने दोस्तों के जीवन के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के जीवन के बारे में, आप अपने ही चार्ट से अपने और सबके बारे में बता देंगे भाई इनके जीवन में ये 4-5 चीजें पूरी जिंदगी इनकी इसी के अराउंड रिवॉल्व करें। आप समझिए कितना अच्छा टेक्निक। तब केवल एक अपने चार्ट से सबके बारे में, अपने बच्चे के बारे में, बच्चा हुआ है नहीं हुआ आप बता देंगे मेरे बच्चे के जीवन में यही यही चीजें फोकस में रहने वाली, पूरी लाइफ इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और उसके लिए आप ये जरूर याद करके रखिएगा या नोट करके रखिएगा अपने सामने, जिससे जब मैं आपको बताऊं तो कंफ्यूजन ना हो। और जो मैंने आज मून से 9th हाउस वाला टेक्निक बताया वो जरूर प्रैक्टिस कीजिए, वो कभी फेल नहीं हो, किसी को भी बता देंगे इंसान खुश हो जाएगा, हाँ, वाकई क्या प्रिडिक्शन दिया। इस तरीके से और भी छोटे छोटे मैंने बीच बीच में बहुत सारे प्रिडिक्शन और टिप्स दिए हैं, आप पूरा रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो बहुत काम आएगा। और जो प्लेनेट की क्वालिटी मैंने बताई अगर आपने उसको समझ लिया होगा तो जिस हाउस में बैठा है, जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, उस हाउस के रिगार्डिंग वही प्रिडिक्शन निकलेगा जो मैंने उस प्लेनेट के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्योंकि ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा कहीं, मैं जानता हूँ ना किसी बुक में लिखा है इस तरीके से, ना किसी कोर्स में मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तभी अपन कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। कल बिल्कुल। आपको नई थ्योरी बताई जाएंगी, सब चीजों को आगे लेके जाके। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, थैंक यू पीयूष सर। थैंक गुड यू। नाइट सभी लोगों को। गुड नाइट।